अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है असेसमेंट ऑफ स्किन, हेयर एंड नेल। ठीक है, वैसे बेसिक फोकस हमारा स्किन पे होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंटेंट हमारी असेसमेंट ऑफ स्किन कंटेंट में इंक्लूडेड है। हेयर और नेल का मैं जस्ट आपको थोड़ा सुपरफिशियल बताऊंगी। ठीक है, अगर आप कंटेंट में देखेंगे तो आपके पास तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके पास है कि आपने हिस्ट्री ऑफ स्किन रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर या स्किन से रिलेटेड हिस्ट्री कैसे लेनी है। सेकंड क्वेश्चन है आपका फिजिकल असेसमेंट कैसे करनी है, और लास्ट क्वेश्चन है आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है। ठीक है, सबसे स्टार्ट में आपके पास एनाटमी लिखी है, वो मैं आपको ब्रीफ सा बता देती हूँ कि क्या जो है वो एनाटमी हमारे पास है। सबसे पहले स्किन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया कि स्किन बेसिकली हमारे पास होती क्या है। तो जो स्किन है हमारे पास, वो हमारे पास एक ऑर्गन है, मतलब लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी है, जिसने हमारी पूरी जो है वो बॉडी को कवर करके रखा होता है। ये हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की सीवियर एंड टीयर से प्रोटेक्ट करती है, और ये विटामिन डी की प्रोडक्शन में रोल प्ले करती है। ठीक है, और स्किन में हमारे पास जो है वो स्वेट ग्लैंड होते हैं और हमारे पास सिबेशियस ग्लैंड होते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्किन की हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं। जो तीन लेयर है वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले है एपिडर्मिस, देन डर्मिस एंड देन सबकट लेयर है। एपिडर्मिस को थोड़ा बताया, एपिडर्मिस हमारे पास सबसे सुपरफिशियल लेयर है, जिसके आगे फर्दर हमारे पास जो है वो चार जो है वो डिस्टिंक्ट लेयर है। सबसे पहले स्ट्रैटम कॉर्नियम, फिर स्ट्रैटम ल्यूसीडियम, फिर उसके बाद स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम, और लास्ट में स्ट्रैटम जर्मिनेटम। आपके पास जो जर्मिनेटम वाली लेयर है वो सबसे लोअर लेयर होती है, और प्रोडक्शन सारी वहीं पे होती है। जब आपके पास स्किन सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करते हैं, और अल्टीमेटली जो है वो वियर एंड टीयर के जरिए विद टाइम रिमूव होते जाते हैं। उसके बाद आपके पास होती है डर्मिस। डर्मिस को हम इनर लेयर ऑफ स्किन भी कहते हैं। इसमें आपके पास सारे जो है वो सेंस सेंस करने के लिए जो आपके पास न्यूरॉन्स हैं वो लाए कर रहे होते हैं। आपके पास ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी होती है। यहाँ पे आपके पास जो है वो स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड लाए करते हैं, और हेयर फॉलिकल्स लाए करते हैं। उसके बाद आपके पास सबकट लेयर है जो सबक्यूटेनियस। अब पहले उन्होंने आपको सिबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड का थोड़ा सा बताया, देन सबकट लेयर का बताया हुआ है। अब आपके पास सिबेशियस ग्लैंड बेसिकली क्या होता है। सिबेशियस ग्लैंड हमारे पास सीबम प्रोड्यूसिंग जो है वो ग्लैंड होता है। सीबम क्या होता है, एक ऑयल लाइक आपके पास सब्सटेंस होता है जो कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है सुपरफिशियली। ये ऑयली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं इसी तरह से आपके स्वेट ग्लैंड। ओके, सो आपकी जो स्वेट ग्लैंड है उसका यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ सा बताया हुआ है। जो स्वेट ग्लैंड है ना वो भी आपके पास सिबेशियस ग्लैंड की तरह ही आपकी स्किन में जो है वो लाई करते हैं। इनका बेसिक रोल क्या होता है, ये स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट आपको कूलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को क्लियर भी करता है, एज एन एक्सक्रीटरी जो है वो रोल भी प्ले करता है आपके पास। उसके बाद सबकट लेयर है। सबकट लेयर जस्ट बीनीथ जो है वो डर्मिस लाई करती है। इसके अंदर आपके पास क्या होते हैं, आपके पास जो है वो थोड़े से फैट टिश्यूज होते हैं। ये फैट टिश्यूज जो है वो आपकी बॉडी को कुशन प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर आपकी स्किन पे कोई बर्डन होगा तो वो क्या करेंगे, कुशन इफेक्ट जो है वो वहां पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपका थोड़ा सा हेयर का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हमारे हेयर के बारे में बताया हुआ है कि हेयर आपके पास हेयर फॉलिकल से जो है वो ग्रो करता है। ये आपके पास स्किन के अंदर जो है वो लेयर होती है। हेयर की आपके पास दो टाइप्स होती है, आपके पास वीलस हेयर होते हैं और आपके पास टर्मिनल हेयर होता है। जो वीलस हेयर होता है ना आपके पास, वो बहुत क्या होते हैं, छोटे से होते हैं। जो टर्मिनल हेयर है वो आपके पास थोड़े लार्ज होते हैं। देन आपके पास जो है वो नेल्स के बारे में बताया हुआ है। नेल आपके पास क्या है, नेल आपके पास अगेन जो है वो पार्ट है आपकी बॉडी का। ये आपके पास बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, आपके पास जो हेयर है वो भी प्रोटीन से बने हैं, और जो आपके पास नेल है वो भी प्रोटीन से बने हैं, बट इनकी जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा फर्क है। आपके पास जो नेल है वो इन दी फॉर्म ऑफ डक्टाइल जो है वो फॉर्म में है, और एक स्ट्रेट फॉर्म में है। जबकि जो आपका हेयर है वो क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। सिलेंड्रिकल फॉर्म ऑफ प्रोटीन बेसिकली आपके पास उसमें लाई कर रही होती है।
नेल में अगर आप देखें तो नेल के पार्ट है आपके पास क्यूटिकल है, आपके पास नेल बॉडी है, लेन्यूला है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो आपके पास ये वाला पार्ट जो है वो लेन्यूला है, ये जहाँ पे स्किन है आपके पास वो क्यूटिकल है, बाकी बॉडी ऑफ नेल है, ठीक है। जो साइड्स पे आपके पास नेल फोल्ड है उनको हम लेटरल नेल फोल्ड कहते हैं। यहाँ तक आपके पास जस्ट थोड़ा सा क्या था, आपका बेसिक इंट्रो था। अब हमारा कंटेंट का पहला क्वेश्चन आता है कि हिस्ट्री अगर आपने स्किन से रिलेटेड लेनी है तो आप कैसे लेंगे। तो उसमें कुछ हमारे पास जनरल क्वेश्चन है और फिर बताया हुआ है कि रैशनैलिटी क्या है वो क्वेश्चन पूछने का। सबसे पहले हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसको कोई करंट जो है वो स्किन प्रॉब्लम तो नहीं, ऑयलीनेस, ब्रूजिंग या कोई ड्रेनेज ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। ये हम इससे पूछते हैं कि कोई ब्रूजिंग, कोई स्वेलिंग या इस तरह से जो कंडीशन है वो आपके स्किन के डिसऑर्डर्स को शो करती है, ठीक है। आपके पास कोई अगर कोई अनएक्सप्लेन्ड इंजरी है तो वो ये शो करता है कि पर्सन का कोई अब्यूज हो रहा है, उसका उसको कोई जो है फिजिकली हर्ट किया जा रहा है, ठीक है। जर्नल आपने उससे ये पूछना है। ये सारे सिम्टम आपको बताएंगे कि करंट उसको क्या इशू चल रहा है। उसके बाद आपने देखना है कि स्किन पे कोई मोल्स बर्थ मार्क तो नहीं है, अगर है तो उनका साइज कितना है, उनका कलर क्या है, ये सारा कुछ आप देखेंगे। क्यों देखेंगे, क्योंकि टिपिकली कैंसर आपके पास अर्ली स्टेजेस में जो है वो छोटे से मोल होते हैं, देन वो डायमीटर में या साइज में बढ़ जाते हैं और उनका कलर भी थोड़ा वेरी होता है। उसके बाद आपने पर्सन से पूछना है कि आपको पेन जो है वो कैसा फील होता है, टेम्परेचर कैसा फील होता है, उसको लाइट टच और जो है वो डीप टच जो है वो कैसे कैसे फील होता है। बेसिकली ये हम इसलिए पूछते हैं ताकि उसकी चेंजेस ऑफ सेंसेशन को हम नोट कर सकें। चेंजेस ऑफ सेंसेशन उन लोगों में होते हैं जिनकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होती है कि उनकी जो नर्व सप्लाई कर रही होती है उनके स्किन को, वो प्रॉपर जो है वो काम नहीं कर रही होती, वो डैमेज हो चुकी होती है। उसके बाद पर्सन से पूछना उसको टिंगलिंग, इचिंग, नमनेस वगैरह तो नहीं है। वो आपने इसलिए पूछना, उसका रैशनैलिटी बेसिकली क्या है कि अक्सर पेशेंट को प्यूराइटिस होता है। प्यूराइटिस क्या होता है, एक टाइप का एलर्जिक रिएक्शन होता है। वो पर्सन को तब होता है जब कोई वो एलर्जिक सब्सटेंस का इंटेक कर लेते हैं तो उसकी जो स्किन है वो इस तरह से प्यूराइटिस शो करते हैं। प्यूराइटिस में पर्सन की जो स्किन है ना वो थोड़ी रेडिश जो है वो हो जाती है और उसमें जो है वो पर्सन को थोड़ी सी पेन हो रही होती है, उसको प्रिकलिंग सेंसेशन फील हो रही होती है। इसके अलावा जो टिंगलिंग और प्रिकलिंग सेंसेशन है वो आपके पेरेस्थीजिया को भी शो करती है। उसके बाद आपने पेशेंट से पूछना है कि वो कोई ऑइंटमेंट, कोई ऐसी हर्बल या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, विटामिन वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं ले रहा, ठीक है। क्योंकि कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जिनको अगर पर्सन ले रहा हो तो उसको फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है, यानी सन से उसने जो है वो एक्सपोज नहीं होना होता। उसके बाद जो है वो अब हमने पर्सन से पूछना है कि उसको स्वेटिंग कितनी होती है और उसकी बॉडी ओडर्स तो नहीं कहीं ज्यादा जनरेट होती, स्मेली स्वेटिंग तो नहीं होती उसको। आपने उससे जो है वो ये पूछना है। और आपने पूछना है कि अगर तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो ये शो कर सकते हैं कि पर्सन को क्या है, हाइपर थायरॉइडिज्म है। उसके बाद थोड़ा नेल एंड हेयर के बारे में बताया हुआ है, एक एक क्वेश्चन दोनों का है। जो हेयर है उसमें आपने पूछना पर्सन से कि उसको कोई हेयर लॉस तो नहीं है, कोई हेयर एबनॉर्मेलिटी, डैंड्रफ वगैरह ऐसा तो नहीं कुछ है, ठीक है। और पैची हेयर लॉस के बारे में इससे पूछते हैं क्योंकि पैची हेयर लॉस एक आपके पास एक जो है वो सिम्टम होता है कैंसर का। और वो अगर पर्सन कैंसर कीमोथेरेपी ले रहा है तो उस केस में पर्सन को जो है वो उसका हेयर लॉस हो रहा होता है। इसके अलावा फर्दर विद एजिंग पर्सन के हेयर लॉस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपने नेल की अपीयरेंस कंडीशन वगैरह देखनी है क्योंकि नेल में तब चेंजेस हो सकता है अगर कोई सिस्टमैटिक डिसऑर्डर हो, ठीक है। अगर सिस्टमैटिक डिसऑर्डर हो तब पर्सन के नेल में चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा कोई लोकल इरिटेशन, कोई लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी आपने जो है वो नोट करना है। इसके अलावा अगर जो है वो नेल में कोई फंगल इन्फेक्शन है, नेल में पस आपको नजर आ रही है तो वो आपके पास शो करता है कि पर्सन को कोई फंगल या बैक्टीरियल इशू हो गया। उसके बाद आपने पर्सनल हिस्ट्री लेनी है पर्सन से। पर्सनल हिस्ट्री में आपने जो है वो पूछना है कि उसको बचपन में कभी जो है वो सनबर्न तो नहीं हुआ, क्योंकि सनबर्न कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। इसके अलावा प्रीवियस प्रॉब्लम अगर आपकी कोई स्किन की, हेयर की, नेल की रही है तो आपने वो उससे पूछना है। क्यों, क्योंकि प्रीवियस प्रॉब्लम जो है वो किसी भी करंट प्रॉब्लम के साथ रिलेट कर सकती है। उसके बाद रिसेंट हॉस्पिटलाइजेशन या सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई। क्यों, क्योंकि अगर पर्सन हॉस्पिटलाइज हो तो उसको एक टाइप ऑफ स्किन जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। उसमें ना स्किन पे छोटे छोटे से आपके पास जो है वो मतलब
ऐसे जो है वो स्किन में थोड़े से लेयर्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, जो कि शो करते हैं कि पर्सन जो है वो हॉस्पिटलाइज रह चुके हैं। इसके अलावा एलर्जिक स्किन रिएक्शंस आपने उससे पूछना है कि कौन सा फूड, कोई ऐसा फूड तो नहीं जिसकी वजह से पर्सन को कोई एलर्जिक रिएक्शन होता हो। इसके अलावा आपने पूछना है उसको कोई जो है फीवर, नोजिया, वोमिटिंग या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम तो नहीं रहे, क्योंकि कुछ जो है हमारे पास ऐसे बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शंस होते हैं जो कि अकम्पनी करते हैं विद स्किन रिएक्शंस। उसके अगर कोई फीमेल जो है वो क्लाइंट है तो आपने उससे पूछना है कि जो है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, उसके मेंस्ट्रुअल पीरियड रेगुलर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके हार्मोनल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उसकी स्किन और हेयर कंडीशन थोड़ी वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा उसकी हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन एंड साइकेट्रिक प्रॉब्लम आपने लेनी है, क्योंकि जो हमारे पास ये रिसर्च के अकॉर्डिंग ये है कि बहुत से ऐसे हमारे पास डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जो कि हमारी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ को अकर करता है, कोमोर्बिड है, यानी ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री में आपने फैमिली में देखना है कोई रिसेंट स्किन प्रॉब्लम या एलर्जी तो नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है, वो अगर फैमिली में किसी एक पर्सन को हो तो दूसरे पर्सन को भी उससे हो सकता है। उसके बाद आपने पूछना है कि फैमिली में किसी को कैंसर तो नहीं, क्योंकि कैंसर जो है वो आप उसका फैमिली हिस्ट्री से भी ताल्लुक है, जीन्स में भी कैंसर जो है वो आपको हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास है फैमिली हिस्ट्री ऑफ केलोइड्स। ठीक है। आपने केलोइड्स के बारे में पूछना है। केलोइड बेसिकली आपके पास क्या होते हैं? एक तरह का मैस है जो कि आपके पास जनरेट हो जाता है। ठीक है। यानी एनलार्ज सा मैस होता है, ओवर ग्रोथ होती है एक तरह की। अक्सर आपने कान के पास देखा होगा कि एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ होती है आपकी, उसको बेसिकली क्या कहते हैं? केलोइड कहते हैं। इसके अलावा एयर पियर्सिंग वगैरह का आपने पूछना है कि जो है वो उसकी पर्सन की हुई हुई है या नहीं हुई हुई। ठीक है। और इसके अलावा लाइफस्टाइल एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस में आप पूछ सकते हैं पर्सन से कि वो सन बाथ लेता है या नहीं, टैनिंग बूथ का इस्तेमाल करता है या नहीं, क्योंकि सन एक्सपोजर जो है वो स्किन एजिंग कॉज करता है और स्किन कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सन में क्या है? यूवी रेडिएशन है। उसके अलावा स्किन सेल्फ एग्जामिनेशन वो पर्सन वंस अ मंथ करता है या नहीं करता, आपने उस पर्सन से ये पूछना है। क्योंकि अगर कोई पर्सन जो है वो अर्ली मतलब अगर पर्सन कोई खुद सेल्फ स्किन एग्जामिनेशन करता है तो अर्ली स्टेज पे कैंसर को वो रिकॉग्नाइज कर सकता है। इसके अलावा आपने जो है वो डेली एक्टिविटीज का पूछना है कि वो कोल, टार, रेडियम वगैरह, ये यूरेनियम इस तरह की माइंस या फैक्ट्रीज वगैरह में तो नहीं काम करता, या उनसे उसका एक्सपोजर तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंस जो आपके हेयर, नेल और स्किन को जो है वो डैमेज करते हैं। उसके बाद आपने उससे पूछना है कि वो एक ही पोजीशन में या एक ही स्टेट में ज्यादा देर तो नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि ओल्डर, डिसेबल और इमोबाइल पेशेंट अगर एक ही पोजीशन में ज्यादा देर बैठे या लेटे रहे तो उनको प्रेशर अल्सर का रिस्क हो सकता है। इसके अलावा एक्सट्रीम टेम्परेचर तो नहीं एक्सपोजर होता। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर जो है वो आइदर टू कोल्ड और आइदर टू हॉट, अगर टू हॉट है तो बर्न हो सकता है और अगर टू कोल्ड है तो फ्रोस्ट बाइट हो सकती है। इसके अलावा कोई बॉडी पियर्सिंग का आपने उससे पूछना है, क्योंकि नीडल पियर्सिंग जो है वो क्लाइंट के इन्फेक्शन के रिस्क को बढ़ा देती है। बाकी फर्दर आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसका कोई टैटू वगैरह तो नहीं है। ठीक है। टैटू की हमारे पास यहाँ पे टाइप्स हैं, वो आप देख लें। ट्रोमेटिक टैटू होता है। ट्रोमेटिक टैटू क्या होता है कि कोई स्किन में डेब्रिस वगैरह इंसर्ट हो गई, उसको कोई ट्रॉमा हुआ बहुत साल पहले, तो वो उसकी वजह से स्किन डिस्कलरेशन हो गई। एमेच्योर टैटू होता है जो कि इंक वगैरह से बनाए जाते हैं। प्रोफेशनल टैटू वो होते हैं जो कि स्किल्ड प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनाते हैं। मेडिकल वो होता है जो किसी रेडिएशन वगैरह के मार्क की वजह से पड़ जाते हैं। उसके बाद कॉस्मेटिक वो होता है जो कि परमानेंट आई लाइनर, आई ब्लश या लिपस्टिक या आईब्रो ऐसा कुछ जो है वो यूज किया जाए। क्यों? क्योंकि इनके बारे में क्यों पूछना है? क्योंकि ये भी एलर्जिक स्किन रिएक्शन, स्कारिंग वगैरह के बारे में बताते हैं और आपके कैंसर के रिस्क को असेस करने में मदद करता है। उसके बाद आपने डेली रूटीन उससे पूछनी है, उसकी हाइजीन के बारे में कि वो स्किन, हेयर, नेल केयर करता है या नहीं करता। ठीक है। ये रेगुलर हैबिट्स ऑफ हाइजीन एंड लाइफस्टाइल वगैरह के बारे में आपने उससे पूछना है। क्यों पूछना है? क्योंकि अगर पर्सन प्रॉपरली अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, इम्प्रॉपर नेल कटिंग करता है, तो उसको इन्फेक्शन का जो है वो रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। इसके अलावा ये है कि अ, अगर उसकी कटिंग, नेलिंग, बाथिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है तो उसको फॉर एग्जांपल अगर वो स्किन प्रॉपर केयर नहीं करता, अपनी बॉडी या स्किन को प्रॉपर वॉश नहीं करता, तो उसको स्किन के डिसऑर्डर्स का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आपने पर्सन से पूछना है कि वो एक दिन में कैसी डाइट लेता है। क्यों? क्योंकि बैलेंस डाइट जो है वो स्किन, हेयर और नेल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर मेल क्लाइंट है तो आपने उससे उसकी अल्कोहल और स्मोकिंग की हिस्ट्री पूछनी है। क्यों? क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल इन्फेक्शन जो है पसोरियाटिक
जो है वो मेल में उनके साथ उसकी थोड़ी एसोसिएशन पाई जाती है, यानी पिसोरियासिस जो है वो बेसिकली पिसोरियासिस में कहते हैं, सोरियासिस कहता है, ठीक है। तो वो आपके पास एक जो है वो डिसऑर्डर होता है जो कि अल्कोहल कंजप्शन के साथ रिलेटेड है। उसके बाद आपके पास स्किन प्रॉब्लम जो है वो आपने पूछना है कि कोई ऐसी नॉर्मल एक्टिविटीज तो नहीं है जो कि आपकी स्किन प्रॉब्लम की वजह से हिंडर हो रही है, जैसे सर्टेन एक्टिविटी अगर पर्सन जो है वो हाइकिंग या कैंपिंग वगैरह करता है तो उसकी वजह से भी उसका स्किन एलर्जन से एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है। आपने ये सारा कुछ उसे पूछना है। इसके अलावा आपने पूछना है कि स्किन डिसऑर्डर की वजह से आप नॉर्मल अपने लाइफ को एंजॉय करने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं हो रही, ठीक है। ये लाइफस्टाइल में असेस करके आपने से पूछना है। और आपने ये पूछना है कि स्किन प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कितना स्ट्रेस कॉज करती है, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से यानी फेस पे अगर पिंपल्स हो तो वो भी फीमेल्स में स्पेशली जो है डिप्रेशन कॉज कर सकता है। उसके बाद पेन असेस करने का बताया हुआ है, वो यूजुअल निमोनिक ही है हमारे पास, कोल्ड स्पा वाला, ठीक है। करेक्टर कोई स्किन में आपके पास इशू तो नहीं है, कोई स्मेल साउंड ऐसा ऑर्डर वगैरह तो जनरेट होती ऑन सेट, अगर कोई ऐसा इशू है तो वो कब बिगिन हुआ, लोकेशन कहाँ कहाँ पे आपको जो है वो ये डिसऑर्डर जाता है फील होता है, ड्यूरेशन कितनी देर से है आपको, स्वेरिटी कितनी ज्यादा स्वेरिटी है, ठीक है। एक ही साइड पे हुआ हुआ या बॉडी की दोनों साइड पे हुआ, पैटर्न कौन सी चीज को बेटर या वर्स बनाती है, और एसोसिएटिव फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं। उसके बाद ये आपके पास एक टेबल है जिसमें स्टेप्टोकोकस ओरियस इन्फेक्शन के बारे में बताया। मिथास्लीन रेजिस्टेंट स्टेप्टोकोकस ओरियस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो अक्सर जो है वो हॉस्पिटलाइज क्लाइंट्स में हो जाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड स्किन इन्फेक्शन है। ये जो है वो एक तरह से आपकी हिस्ट्री शो करता है कि वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज पास्ट में रह चुका है। इसके जो है वो असेस हम इसको कैसे करते हैं कि आपके पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड है, ये कम्युनिटी एक्वायर्ड है, ये आपने जो है वो देख लेना है। उसके बाद बस इसमें इस टेबल में आपने बस यही चीज देख लेना है, ठीक है। अ, इनके जो हॉस्पिटल एक्वायर्स मिथाक्सीन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन का रिस्क फैक्टर है, वो ये है कि अगर कोई पर्सन मेडिकल फैसिलिटी में कभी भी जो है वो एडमिट रहा है लॉन्ग टर्म के लिए तो उसको ज्यादा रिस्क है ये स्किन इन्फेक्शन होने का। और कम्युनिटी बेस्ड मिथाक्सीन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर क्या है कि अगर कोई पर्सन कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स में है, टॉवल रेजर्स वगैरह ऐसी चीजों को शेयर करता है, उसको कोई इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है जैसे HIV वगैरह या कीमोथेरेपी पे है, अनसैनिटरी लिविंग कंडीशन है उसकी, या फिर वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करता है, या पास्ट मंथ में एंटीबायोटिक उसने रिसीव किया है, या यंग या टू यंग है या टू एडवांस एज है, या मैन हैविंग सेक्स विद मैन, तो ये सारे आपके पास रिस्क फैक्टर हैं जो कि स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस स्किन इन्फेक्शन को लीड करता है। उसके बाद ये दूसरा आपके पास टेबल है स्किन कैंसर से रिलेटेड। आपने स्किन कैंसर से रिलेटेड भी अगेन उसके रिस्क फैक्टर में आ जाना कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं स्किन कैंसर के। एक सन एक्सपोजर है आपके पास, दूसरा नॉन सोलर सोर्सेज ऑफ UV रेडिएशन है, इसके अलावा मेडिकल थेरेपीज कुछ ऐसी हैं जिनमें रेडिएशन होती हैं वो आपके स्किन कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। मोल्स भी शो करता है कि आपको कैंसर होने का रिस्क है। स्किन की पिगमेंटेशन या फिर एज और एक्टिनिक केरेटोसिस, ठीक है, और मेल जेंडर, ये सारे आपके पास स्किन कैंसर से एसोसिएटेड है। अल्कोहल इनटेक, जीरोडर्मा पिगमेटोसम एक आपका इनहेरिटेड रेयर स्किन कंडीशन है, ठीक है। इसके अलावा डिप्रेस्ड इम्यून सिस्टम, ये सारे आपके वो रिस्क फैक्टर है जो कि स्किन कैंसर से एसोसिएटेड होता है। तो आपने उन रिस्क फैक्टर्स को असेस करना है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि स्किन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। इसी तरह मिथासीन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन के आपने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोग को अभी बताया है। यहाँ तक हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया हिस्ट्री वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखना है कि फिजिकल असेसमेंट कैसे होती है स्किन की। तो स्किन की पहले सेल्फ असेसमेंट देखेंगे फिर फिजिकल असेसमेंट देखेंगे। सेल्फ असेसमेंट वो असेसमेंट होती है जो पर्सन खुद कर सकता है। खुद करने का क्या तरीका है, मिरर के सामने खड़े हो, अपने फेस को जो है वो और अपने हैंड्स वगैरह को दोनों को देखें, अपने हैंड को खुद देखें, ठीक है। और जो है वो अपनी नेक पे टोर्सो चेस्ट और सारे उसको फोकस करें। अगर फीमेल है तो वो अंडर द ब्रेस्ट एंड ओवर द ब्रेस्ट सारे जो है वो एरिया को प्रॉपरली असेस करें। फिर हैंड मिरर का यूज करके अपने बॉडी की बैक साइड को जो है वो देखें कि आपकी बैक पे आपकी कमर पे तो नहीं कोई जो है वो ऐसा मोल पिंपल या स्किन ग्रोथ हुआ, आप ऑब्जर्व करें। और फिर बैठ के आप जो है अपने जेनिटल्स और अपने फुट को ऑब्जर्व करें। तो ये स्किन सेल्फ असेसमेंट का तरीका है। वैसे आपने एक सीक्वेंस जाना है, पहले फेस हेड नेक को देखना है, फिर हैंड्स को देखना है, फिर आपने जो है अपनी अंडर आर्म्स, अपनी जो है वो अपर बॉडी चेस्ट टोर्सो और उसको देखना है, ब्रेस्ट को देखना है, देन आपने अपनी बॉडी की बैक साइड को, लास्ट में आपने अपने फीट को ऑब्जर्व करना है। ये हो गया आपका फिजिकल असेसमेंट।
उसके बाद प्रेशर अल्सर जो है वो अगेन इसमें भी आपने देखना है कि प्रेशर अल्सर के रिस्क फैक्टर क्या है, और इसमें आपने देखना है कि क्लाइंट को जो है वो क्या टीचिंग कर सकते हैं अगर क्लाइंट जो है वो इमोबिलाइज है। सबसे पहले रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। अगर कोई पर्सन एक ही बॉडी पोजीशन में फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम रहता है तो उसको प्रेशर अल्सर का रिस्क है। दूसरा, उसका परसेप्शन एब्सेंट है या सेंसेशन प्रॉपर नहीं है तो उस पर्सन को जो है वो रिस्क है। उसके बाद कोई पर्सन जिसकी मोबिलिटी अफेक्टेड है, कोई पर्सन जो मॉइस्चर में ज्यादा रह रहे हैं, पैम्पर वगैरह ऐसा कुछ यूज कर रहा है तो उसको ज्यादा रिस्क है। या उसकी बेडशीट लिनन वगैरह वेट होता है तो उसको ज्यादा रिस्क है। इसके अलावा न्यूट्रिशन उसका प्रॉपर नहीं है, फ्रिक्शन या रबिंग या शेयरिंग फोर्सेस जो है वो उसकी वजह से पर्सन को प्रेशर अल्सर हो सकता है। या फ्रेजाइल टिश्यू और स्किन उसकी पर्सन की फ्रेजाइल है ड्यू टू एज या ड्यू टू एक्सेसिव वेट, तो ये सारे क्या है रिस्क फैक्टर है कि उस पर्सन को प्रेशर अल्सर हो सकता है। अब आपने टीच क्या करना है, आपने टीच ये करना है कि बॉडी को मसाज करें, स्किन को ड्राई ना रखें, ठीक है, बाथ लें जो है और विगरस मसाज से जो है वो अवॉइड करें। नॉर्मल जो है वो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर मेंटेन करें, बट विगरस मसाज नहीं आपने करनी, नॉर्मल मसाज आप करें, बैक केयर उसकी पर्सन की करें। इसके अलावा अगर पर्सन इनकॉन्टिनेंट है यानी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है या फीकल इनकॉन्टिनेंस है तो जब जब पर्सन बेड वेट करे या पैम्पर वेट करे उसको चेंज करना है, क्योंकि मॉइस्चर से जो है वो कांटेक्ट भी पर्सन के प्रेशर से के रिस्क को बढ़ा सकता है। इसके अलावा बेड एंड चेयर माउंट अगर क्लाइंट है तो आप उसको कहना है हर 15 मिनट बाद ये पोजीशन हो। आपने उसके चेयर पे कोई मैट्रेस या कुशन वगैरह ऐसा कुछ यूज करना है। लिफ्टिंग डिवाइसेस आपने इस्तेमाल करने हैं। और आपने जो है वो अगर कोई बेड बाउंड है तो आपने कोशिश करनी है उसको वाटर मैट्रेस का यूज कराए और एक ही कंडीशन एक ही स्टेट में बार बार ना रखें। आप उसको हर जो है वो हाफ आवर बाद या मैक्सिमम हर 2 आवर बाद तो आपने उसकी लाजमी पोजीशन को चेंज करना है। अब हम आ जाते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन स्किन का कैसे कर सकते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले पर्सन को प्रिपेयर करना है, जिस पर्सन का आपने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या करना है, उस पर्सन को कहना है कि अपनी जो है वो क्लोथ क्लोथ चेंज करके गाउन पहन ले और अपनी ज्वेलरीज वगैरह या ऐसा कुछ भी है हेयर पिन वगैरह ऐसा कुछ भी अगर उसकी बॉडी पे है तो वो सारा कुछ जो है वो रिमूव कर ले, ठीक है। और देन आप उसको जो हमारे पास बेड होता है उस पे आप लिटाएंगे, उसको कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे। अगर कोई पार्टिकुलर रिलीजन से जो है वो बिलोंग करता है जैसे मुस्लिम या जूस हैं तो आपने कोशिश करनी है आप फीमेल जो है वो फीमेल फीमेल की असेसमेंट करे और मेल जो है वो मेल की असेसमेंट करे। और फॉर स्किन असेसमेंट आपको ये जरूरी है कि आपके पास एक साथ में विटनेस हो या एक अटेंडेंट प्रेजेंट हो जब आप पेशेंट को जो है वो असेस कर रहे हो। उसके बाद इक्विपमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए असेसमेंट के लिए, तो आपके पास लाइट है, आपके पास जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो बेड या टेबल वट एवर जो या कार्डिक टेबल ऐसा कुछ होना चाहिए जिस पे पेशेंट लीन फॉरवर्ड कर सके। आपने ग्लव्स फॉर हाइजीन लाजमी होनी चाहिए। वुड लाइट होती है, वुड लाइट एक टाइप ऑफ लाइट होती है जो ब्लू कलर लाइट होती है, वो हम स्किन पे थ्रो करते हैं तो हमें फंगल इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद जो है वो आपने ब्रेड एंड स्केल होना चाहिए आपके पास, आपके पास पुश स्केल होना चाहिए। ये दोनों जो है वो एक प्रेशर अल्सर के रिस्क और एक प्रेशर अल्सर कितने जो है वो लेवल का है उसको हीलिंग में कितना टाइम लेगा उसको असेस करने के लिए यूज होता है। तो ये आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए फॉर फिजिकल असेसमेंट। अब यहाँ से हमने फर्दर देखना है कि अगर किसी पर्सन को जो है वो हमने किसी पर्सन की स्किन को असेस करना है तो उसको असेस करने का क्या तरीका है। फिजिकल असेसमेंट एज वी नो हमने डिवाइड की होती है, आपके पास इंस्पेक्शन होती है, पाल्पेशन होती है, प्रिकॉशन होती है और अस्कल्टेशन होती है। फिर इनमें से जो जो सा जिस जिस सिस्टम में लाई कर रहा है उसको हम असेस करते हैं। फॉर स्किन असेसमेंट हम पर्सन की क्या करेंगे, हम उसकी इंस्पेक्शन एंड पाल्पेशन करेंगे। अब हम वो देखेंगे। ये जो यहाँ से जो है वो नेक्स्ट हम अपने सेकंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर में कैरी ऑन करेंगे। अभी हमने फर्स्ट हाफ कंप्लीट कर लिया, अब हमने नेक्स्ट हाफ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हाफ में हम फिजिकल एग्जामिनेशन और स्किन एबनॉर्मेलिटीज को कवर करेंगे।